छोटे छोटे शहरों से, खाली पूर्व दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। और इसी चलते रहने वाली जो गाड़ी है उसका नाम है जिंदगी। और आज अपनी जिंदगी की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ बुंदेलखंडी अड्डा के थ्रू। जी हाँ, हर किसी की एक कहानी होती है, हर किसी की जिंदगी का अपना एक सफर होता है, अपना एक उतार चढ़ाव होता है। ऐसे ही मेरी भी जिंदगी की कहानी है, मेरी भी जिंदगी का उतार चढ़ाव है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम खुद सागर क्या हैं, बुंदेलखंड क्या हैं हम, ठीक है। तो हमारे बुंदेलखंडी बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन हम बुंदेलखंड कब छोड़े, हम सागर छोड़ के कब दूसरे शहरों में गए, हमने क्या करो, जो सब हम आज आपके संगे शेयर करने वाले हैं बुंदेलखंडी अड्डा के थ्रू हमारी जिंदगी की कहानी। मेरी कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम दीपाली है और आजकल मैं दिल्ली एनसीआर में एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों को फिट रखने की कोशिश कर रही हूँ। अब शुरुआत करते हैं 2005 से। जब मैंने मेरा 12th का एग्जाम देकर खत्म किया था, तब सवाल ये था कि नेक्स्ट करना क्या है। उसी समय मेरे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। मेरी मम्मी ने कहा कि भाई तुमको सागर में नहीं पढ़ाएंगे। तो ये मेरे लिए एक अच्छी न्यूज़ भी थी, एक बुरी न्यूज़ भी थी। बुरी इसलिए कि भाई अपने फ्रेंड्स को छोड़ के जाना कौन चाहता है, और अच्छी इसलिए कि कुछ नया, कुछ अलग करने का मौका मिलने जा रहा था ज़िंदगी में। तो मैंने उस चीज़ को मान लिया कि ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे, पर फिर कहाँ जाना है, क्या करेंगे। तो जब भी मध्य प्रदेश में बच्चों को कहीं भी बाहर भेजने की बात आती है तो हमारे पेरेंट्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो भोपाल या फिर इंदौर। आपने एकदम सही गैस किया। मैंने मेरी करियर की जो शुरुआत की वो मैंने शुरुआत की इंदौर शहर से। मैं इंदौर गई, इंदौर में मैंने मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म किया। ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद सवाल ये था कि अब करना क्या है। जनरली लोग मास्टर्स करते हैं, एमबीए करते हैं, या अगर बीकॉम किया है तो एमकॉम करते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में चैलेंज ये था कि मैं उसी ढर्रे पे अपनी गाड़ी को नहीं चलाना चाहती थी। पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छी कभी नहीं रही हूँ, और डांस में, एक्टिंग में, रिपोर्टिंग, न्यूज़, कैमरा, ये सब पे से मुझे बड़ा प्यार था। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, कुछ अलग हटके किया जाए। तब मैंने मेरे करियर को ऑप्ट किया और मैंने जर्नलिज्म किया, मास कम्युनिकेशन किया मैंने पुणे शहर से। लेकिन अभी बात करते हैं इंदौर की। जो मैंने मेरे ज़िंदगी के 3-4 साल शुरुआती दौर इंदौर में निकाले, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे, मेरे लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आए थे। नए लोगों से मुलाकात हुई, दोस्त बने, कई बार दुश्मन भी बने। जी हाँ, आप जब भी किसी नए शहर में जाते हैं जो आपसे मैच नहीं करता, तो आपके दोस्त भी बनते हैं, आपके दुश्मन भी बनते हैं। पर दुश्मन ज़्यादा दिन तक दुश्मन रह नहीं पाए, वो वापस मेरे दोस्त बन गए थे। तो इंदौर का खाना, इंदौर के लोग, इंदौर की हवा, इंदौर का पानी बहुत अच्छा है। इंदौर में लोग बहुत फ्रेंडली हैं। आप अगर कभी भी इंदौर जैसी सिटी में मूव करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई जगह रहने के लिए दी जाए तो शायद वो इंदौर ही होगी। मुझे तो अगर कोई पूछे कि आप कहाँ रहना चाहेंगे तो मैं इंदौर में ही रहना चाहूँगी। लेकिन ये जो ज़िंदगी है ना, इसका सफ़र रुकता नहीं है, ये चलते ही रहता है। तो ये मेरी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो चलता ही रहा। मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म करके मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के लिए मैं पूना गई, जो कि महाराष्ट्र एक अलग ही स्टेट था। महाराष्ट्र जाके, पूना जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। मुझे लगा ना, मैं ये खाना मैच नहीं होता, मुझे ये लैंग्वेज मराठी वहाँ पे यूज़ होती है, अपना मानुस टाइप। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ के माहौल में, यहाँ के लोगों के साथ में फिट नहीं बैठ पाऊँगी। पर धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने ये देखा कि जैसे जैसे मैं लोगों के लिए रिसेप्टिव हो रही हूँ, जैसे जैसे मैं लोगों को पसंद कर रही हूँ, लोगों ने भी मुझे पसंद करना शुरू कर दिया है। लोग मेरे लिए रिसेप्टिव होते जा रहे हैं। और जब हम दोस्त बनाते हैं और जब हम दोस्त बनते हैं, तब हमारी ज़िंदगी जो है एक अच्छा, नया, सुंदर टर्न लेती है। तो इंदौर से पूना मूव करने के बाद, पूना में कुछ टाइम तक रहने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि लोग आपको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। आपको लोगों के हिसाब से बदलना होता है, आपको सिचुएशंस के हिसाब से बदलना होता है। पहले आपको लोगों के लिए पॉजिटिव होना पड़ता है, फिर लोग आपके लिए पॉजिटिव होते हैं। ये सारी बातें मैं पुणे में सीख ही रही थी। इसके साथ मेरा जर्नलिज्म का कोर्स भी चल ही रहा था।
कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तो जॉब की तलाश में हम सारे जितने भी बैचमेट्स थे हमने सबने मुंबई की तरफ मूव किया, क्योंकि पूना के बाद अगर कोई दूसरा रास्ता प्रोडक्शन में या टीवी में या सीरियल्स में जाता है तो वो मुंबई था। तो पूना से मेरा सफ़र ख़त्म करने के बाद मैंने मुंबई में अपने करियर की शुरुआत की, जहाँ पे मैंने झलक दिखला जा के सेट पे काम किया, जिस समय हम उस सेट पर काम कर रहे थे तो जूही चावला, बेबी मर्चेंट, सरोज जी वहाँ पे जज हुआ करते थे। उधर हमने बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने कुछ महीने शेमारू प्रोडक्शंस के साथ भी काम किया, उनकी प्रोडक्शन की टीम में। पर कहीं ना कहीं मुंबई ना मुझे रास नहीं आ रहा था। मतलब मुंबई इज़ वेरी गुड, वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, वेदर बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं मैं और मुंबई आपस में मेल नहीं खा पा रहे थे। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए वापस इंदौर जाना था। जब मैं इंदौर पहुंची तो मुझे वहां पहुंचकर पता चला कि दैनिक भास्कर का एक चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है भास्कर टेलीविजन, और उसके लिए वहां पे एंकर्स की तलाश हो रही थी। तो मैंने उसका ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद फॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हो गई, और सिलेक्ट होने के बाद मैंने मेरा पूरा बिस्तर उठाया, मुंबई से, महाराष्ट्र से, और वापस इंदौर मध्य प्रदेश आ बैठी। और इंदौर में आके दोबारा मैंने मेरे करियर की शुरुआत की एज अ एंकर। साथ ही साथ बीटीवी में एंकरिंग के साथ मैंने आकाशवाणी में भी अनाउंसर का काम किया है। तो ये सारा मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही मिला जुला रहा, और मैंने इसे बहुत एंजॉय किया। और मैंने बीटीवी में किन किन सेलिब्रिटीज से मिलकर उनका इंटरव्यू किया, मैंने किस तरह से अपनी जर्नलिज्म लाइफ को एंजॉय किया, देखते हैं उसकी। तो देखा आपने किस तरह से मैंने बीटीवी के साथ काम किया, आकाशवाणी के साथ काम किया। और ट्रस्ट मी, मैं मेरी इंदौर वाली लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही थी, बड़ा अच्छा लगता था। ऑफिस जाना, ऑफिस से घर वापस आना, वीकेंड्स पे फ्रेंड्स से मिलना, बातें करना, घूमना फिरना। बट वो कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में एक यू टर्न वेट कर रहा होता है, तो ऐसा ही एक यू टर्न मेरी लाइफ में भी वेट कर रहा था। और वो यूटर्न था शादी। जी हाँ, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों शादी करनी ही पड़ती है। और वो मेरे साथ भी हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब बहुत हो गई तुम्हारी आज़ादी, अब तुमको करनी पड़ेगी शादी। तो सवाल ये था कि शादी करना कहाँ है, लड़का कैसे ढूंढें। देयर वर मेनी क्वेश्चंस जो आपको पता है कॉमनली होते ही हैं। तो फिर हमने किया जीवन साथी में रजिस्टर। जी हाँ, मेरी शादी जो हुई है वो जीवन साथी वेबसाइट के थ्रू हुई है। तो अगर आप लोगों में से कोई देख रहा हो तो इट्स अ गुड वेबसाइट, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबका एक ही मत था कि हमें दिल्ली एनसीआर तरफ शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, सबके अपने XYZ रीजंस थे। मुझे भी कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था दिल्ली आने में, नोएडा आने में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ आपकी डेस्टिनी होती है वहाँ भगवान आपको पहुँचा ही देता है, चाहे आप कान ऐसे पकड़े, चाहे आप कान ऐसे घुमा के पकड़े। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी शादी हो गई दिल्ली NCR नोएडा में। अब नोएडा में शादी करने के बाद 1-2 महीना तो जैसे तैसे निकाला गया। फिर क्योंकि आपके पंख लग चुके होते हैं इतना काम करने के बाद, तो आप घर में नहीं रह सकते। तो यही सवाल चल रहा था, क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। मैंने बहुत सारी जगह इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारे लोगों से मिली, पर कहीं पे मुझे सैलरी पसंद नहीं आती, कहीं पे मुझे प्रोफाइल पसंद नहीं आती, कहीं पे मुझे टाइमिंग पसंद नहीं आता। तो यही सवाल था कि अभी व्हाट नेक्स्ट करना क्या है। तब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा दैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। जब तुम खुद इतना कुछ जानती हो, इतना कुछ कर सकती हो, तो तुम अपना खुद क्यों नहीं शुरू करती। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि बहुत पहले मैंने सोचा था कि मेरी खुद की डांस क्लासेस होंगी और हो जाएंगी। ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सच में ऐसा होगा। तो उसी समय जब मैं शादी करके आई थी, उसके कुछ महीनों बाद दिल्ली में जुम्बा लाइसेंस का कोर्स निकला। जी हाँ, जुम्बा सिखाने के लिए आपके पास इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइसेंस होना चाहिए। उस लाइसेंस का मैंने कोर्स किया। वो 2-3 दिन के ड्यूरेशन का पूरा कोर्स था। वो करने के बाद मैंने मेरे एक सीनियर ट्रेनर को असिस्ट किया काफ़ी टाइम तक, करीब 3-4 महीना मैंने उन्हें असिस्ट किया। मैंने बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ली। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल करने का मौका आए तो आप अपने पैर पीछे ना खींचें। आप ये ना सोचें कि मैं इतनी बड़ी जगह से आई हूँ, मैंने तो ये किया है, मैं उसको असिस्ट क्यों करूँगी या क्यों करूँगा। तो देखिए, लाइफ
इज इक्वल्स टू स्ट्रगल, और अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, और रुका हुआ पानी बदबू देने लगता है। तो कभी भी अपने आप को रोकिए मत, चलते रहिए चलते रहिए। तो मैंने भी उन्हें असिस्ट किया। असिस्ट करने के बाद मैंने धीरे धीरे एक एक करके मेरी क्लासेस शुरू की, और आज नोएडा में मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे डांस सीखने आते हैं, मेरे पास 30+ मॉम्स आती हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए, फिटनेस ट्रेनिंग के लिए। मेरे पास 60+ क्यूट मॉमीज़ आती हैं डांस सीखने के लिए। एंड मैं इस लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि मेरे पास सपोर्ट था मेरे हस्बैंड का, मेरे इन-लॉज का, मेरी फैमिली का। तो आप सभी को बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस शहर में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस प्रदेश में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस देश में हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि क्या आप किसी भी जगह जाने के बाद अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, क्या आप अपनी वैल्यूज़ को समझ पा रहे हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स की दी हुई सीख पे आगे बढ़ पा रहे हैं, क्या आप अपने टारगेट्स के लिए कमिटेड हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर संजो कर रखी हुई हैं तो ट्रस्ट मी, स्काई इज़ आवर लिमिट। आप जो चाहेंगे वो आप पालेंगे। तो कभी भी स्ट्रगल से गिव अप ना करें, कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने से, कभी भी चेंज से परेशान ना हो कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी या इस चेंज को मैं कैसे फेस करूँगी। जाते जाते मेरी ज़िंदगी कहानी से जो मैंने सीखा है वो मैं आप सबके साथ बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक लड़के हैं तो आप पहले खुद कुछ बने, और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी बीवियों को भी कुछ बनने का मौका दें। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी सारे इन-लॉज को कि आप कभी भी अपनी बेटी को बहू ना समझें, उसे बेटी के जैसे ही ट्रीट करें जैसे कि मेरे इन-लॉज ने किया है। मेरे इन-लॉज ने कभी भी मुझ में और मेरे हस्बैंड में कोई अंतर नहीं किया। मुझे फ्रीडम देने के पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम इसे घर से बाहर निकलने दें या नहीं। अगर वो सोचते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तीसरा सजेशन है सारे पेरेंट्स को कि अगर आपके यहाँ लड़की हुई है तो आप उसे लड़के से ज़्यादा अच्छा पढ़ाइए, लड़के से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दीजिए, एंड वन डे यू विल प्राउड दैट यू हैव अ डॉटर, जैसे कि मेरे पेरेंट्स को है। और लास्ट सजेशन है सारी लड़कियों को कि अगर आपको फ्रीडम मिला है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसे ज़ाया ना करें। आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, आप आगे बढ़ें। आप दूसरों से कंपटीशन ना करें कि वो लड़की ऐसी है या उसने मुझे ये कह दिया। आप सिर्फ अपने आप से कंपटीशन रखें और अपनी मिली हुई अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज करें और लाइफ में कुछ बनने के लिए स्ट्रगल करें। तो भैया आप समय आ गया है जावे को फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को जो पूरा सेगमेंट कैसा लगो। और बुंदेलखंडी बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर आपके पूरा सेगमेंट पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरा भी डांस एंड फिटनेस का चैनल है, अगर आप लोग चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी बुंदेलखंडी अड्डा टीम के लोगों से कि प्लीज़ आपके डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक डालें ताकि आप लोग मुझे भी फॉलो कर सकें। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ बुंदेलखंडी अड्डा टीम का, जिन्होंने मुझे काफ़ी टाइम बाद मौका दिया बुंदेलखंड के लोगों से रूबरू होने का। मैं थैंक यू करना चाहूँगी संयोग दुबे का, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं आप लोगों से अपनी लाइफ की कहानी, अपने जीवन का सफ़र शेयर कर सकूँ। होपफुली आपको ये पूरा सेगमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब बुंदेलखंडी अड्डा चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।